हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता क्या होती है? क्या आप बता सकते हो कि प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं? प्राथमिक सहायता एक ऐसी सहायता जो कि रोगी को अस्पताल लेकर जाने से पहले दी जाती है, या हम कहें तो एक ऐसी सहायता जो कि डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। यानी कि अगर घर पर आपके चोट लग जाती है तो मम्मी के द्वारा जो आपकी मरहम पट्टी की जाती है, डॉक्टर के आने से पहले मम्मी आपकी चोट को साफ करके थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा देती हैं, तो वो क्या है, वो एक प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले की गई चिकित्सा को हम प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता कहते हैं। दैनिक जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आपको पता है कि आप खेलते हो, कूदते हो, भागते हो, तो इन सभी में छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। चाहे हम घर हो, स्कूल में हो या बाहर हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुर्घटना सामने आती हैं। इस प्रकार अचानक घटने वाली घटनाओं में घायल की जो चिकित्सा डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाने से पूर्व की जाती है। पूर्व का मतलब होता है पहले। तो डॉक्टर के पास या अस्पताल लेकर जाने से पहले जो चिकित्सा की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, घटना स्थल पर डॉक्टर के आने से पहले घायल की जो सहायता की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति को प्रथम सहायक कहते हैं। यानी वह व्यक्ति जो कि आपका इलाज करता है उसे हम प्रथम सहायक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा के लाभ क्या होते हैं। जो हम प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता दे रहे हैं उसके लाभ क्या होते हैं। तो घायल की थोड़ी सी सहायता करने से उसका जीवन बच सकता है तथा रोग आदि नहीं बढ़ता। जैसे कि स्कूल के किसी बच्चे की उंगली पेंसिल बनाते समय ब्लेड से कट जाती है और रक्त बहने लगता है, किसी की नाक से रक्त बहने लगता है या किसी को बेहोशी आ जाती है। उस समय यदि हमें प्रथम सहायता का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो हम रक्त रोकने या बेहोशी को दूर करने का उपाय कर सकते हैं। इससे दशा अधिक गंभीर नहीं होगी। यदि हम डॉक्टर की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो अधिक खून निकलने से बच्चे की दशा अधिक चिंताजनक हो सकती है। अतः प्राथमिक सहायता का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। परंतु प्रथम सहायक का अर्थ यह नहीं है कि वह डॉक्टर का स्थान ही ले, किंतु डॉक्टर के आने तक वह घायल की चिकित्सा करता रहे। डॉक्टर के आने के पश्चात उसका उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। अब जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाओगे या फिर आप स्कूल में पढ़ते हो तो क्या होता है, जैसे किसी बच्चे की पेंसिल बनाते समय उसकी उंगली कट जाती है तो उससे ब्लड आने लगता है। अगर आपने सडनली उस ब्लड को रोक दिया तो आपने क्या किया, आपने डॉक्टर के आने से पहले उसका ब्लड रोक दिया। जैसे कि आपने उस पर बैंडेज वगैरह लगा दिया या फिर आपने किसी साफ कपड़े से उसके खून के बहाव को रोक दिया। तो आपने क्या किया, आपने प्राथमिक सहायता दी। और किसने दी? वो आपने दी। तो आप कौन हुए? आप प्राथमिक सहायक हुए। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक सहायक यानी कि आपने वो पट्टी वगैरह बैंडेज वगैरह बांध दिया तो आप डॉक्टर को नहीं बुलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी जगह हो, डॉक्टर का काम अपनी जगह होता है। आपने जो है उसके ब्लड को बहने से रोक दिया है, आपने बहुत अच्छा काम किया। और इतनी नॉलेज होना सभी को बहुत ज़रूरी है। पर जो डॉक्टर आता है उसे भी उसका भी काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर उसे एंटीसेप्टिक वगैरह देता है जिससे कि उसका इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले। तो अगर हम कहें कि प्राथमिक सहायक डॉक्टर का स्थान लेता है, नहीं, प्राथमिक सहायक डॉक्टर का स्थान नहीं ले सकता। प्राथमिक सहायक का कर्तव्य अपनी जगह होता है, डॉक्टर का कर्तव्य अपनी जगह होता है। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर अगर आप उसको सहायता कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है और इसी को हम प्राथमिक सहायक कहते हैं। और इसकी जानकारी, इसका ज्ञान होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। तो आपका भी एक उत्तरदायित्व होता है कि आप उसकी हेल्प करो, और जो आप हेल्प करोगे उसे हम प्राथमिक सहायता कहते हैं।
फिर हम बात करेंगे प्रथम सहायक के गुण क्या होते हैं। प्राथमिक सहायक के गुण क्या होने चाहिए। उसे साहसी होना चाहिए। साहसी मतलब वो व्यक्ति जो है, जो सहायता दे रहा है, उसे अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वह खुद डरा हुआ है और उसने पेशेंट को भी डरा दिया। और उसे घायल के लक्षणों की शीघ्र पहचान करनी चाहिए, यानी कि अगर कोई कट का निशान है तो वो कितना गहरा है, कितना कम गहरा है, कितना खून आ रहा है, तो इन सब जितने भी लक्षण हैं ये इनकी पहचान करनी चाहिए। और आसपास जितने भी वस्तुएं उपलब्ध हों उनका उचित उपयोग करना आना चाहिए। जैसे अगर किसी पेशेंट की हड्डी टूटी है तो उस हड्डी टूटे हुए वाले स्थान को लटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लटकेगा अंग तो उससे और भी ज़्यादा पेन होगा। ऐसे में क्या करना चाहिए, आसपास जो भी लकड़ी का पट्टा वगैरह पड़ा हो उसे पट्टे के ऊपर उस अंग को या उस स्थान को रख देना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। तो ये सब होते हैं जो आसपास वस्तु होती हैं उनका यूज़ करना आना चाहिए। घायल को बिना कष्ट दिए उसका उपचार करना चाहिए। पता लगा आपने अपनी सहायता देने के चक्कर में घायल का ध्यान नहीं रखा और उसे और भी ज़्यादा आपने परेशानी में डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे दयालु मीठा बोलने वाला होना चाहिए, यानी अगर किसी के चोट लगी है तो ये कहना चाहिए कि कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि अरे आपके तो इतना सारा खून बह रहा है, आप तो मरने वाले हो, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर किसी के चोट लगी है तो आपको उसे सहानुभूति देनी चाहिए कि कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा करके उसे मनाना चाहिए, ऐसे करके उसे प्रसन्नचित्त भी करना चाहिए। तो ये हमने कुछ प्रथम सहायक के जो गुण होते हैं उन्हें देखा। अब हम बात करेंगे कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं क्या होती हैं। आकस्मिक यानी कि अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, जैसे कि कट जाना व छिलना या खरोंच लगना। कभी कभी सब्जी काटते समय फिंगर कट जाती है, या फिर ये तो आम बात होती है खरोंच वगैरह लगना। कभी ना तो कभी अचानक एकदम लग ही जाती है खरोंच। तो कभी कभी ब्लेड के साथ पेंसिल बनाते समय या सब्जी काटते समय चाकू द्वारा हाथ या उंगली कट जाती है। उस समय वहाँ से थोड़ा सा अधिक रक्त निकलने लगता है। ऐसा भी होता है कि खेलते समय ऊपरी त्वचा छिल जाती है और रक्त रिसने लगता है। अगर रक्त निकलता है तो आपको क्या करना चाहिए। उपचार दिए गए हैं। रक्त को रोकने के लिए उस स्थान पर दबाव डालना चाहिए। अगर कहीं से रक्त बह रहा है तो सबसे पहला काम करना है आपको कि उस बहते रक्त को रोकना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको उस स्थान पर दबाव डालना है, जहाँ से रक्त बह रहा है उस स्थान पर दबाव डालना है। फिर कटे हुए स्थान को किसी भी कीटाणुनाशक औषधि द्वारा साफ करना चाहिए, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट अथवा स्पिरिट। इससे घाव रोगाणुओं से बच जाता है। यदि ये औषधियाँ उपलब्ध ना हो तो उस स्थान को स्वच्छ पानी से धो दें। अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है बैक्टीरिया एकदम आ जाते हैं। अगर बैक्टीरिया आ जाएंगे तो घाव भरने में और भी ज़्यादा समय लगेगा और इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना होता है कि ये जो चोट लगी है उसे बैक्टीरिया से दूर रखना है और उसकी क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग कैसे करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट या स्पिरिट के द्वारा। अगर ये ना है तो आप उस स्थान को जो है साफ पानी से भी धो सकते हो, जिससे कि वहाँ पर बैक्टीरिया ना हो और अगर हुए हैं तो वो वृद्धि ना कर पाएँ। घाव को ढकने के लिए कीटाणु रहित रुई या पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। घाव को खुला नहीं रखना चाहिए, उसे ढकने के लिए रुई व पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। घाव पर मर्क्यूरोक्रोम लाल दवाई या टिंचर बेंजोइन लगाना चाहिए। इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटे घाव को ढकने के लिए बाजार से उपलब्ध तैयार दवाईयुक्त प्लास्टर बेड एंड का प्रयोग किया जा सकता है। घाव पर यदि खुरन जमा हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह रक्त को रोकने का प्राकृतिक साधन होता है। अब हम बात करेंगे जलना की। जलना, सूखी गर्मी से जलना, जैसे कि आग, गर्म धातु, तेजाब, क्षार
तेज घूमने वाले पहिए या तार की रगड़ से जलना। इनके लक्षण होते हैं अधिक पीड़ा होती है, सदमा हो सकता है, त्वचा पर लाली आ सकती है। इनके उपचार होते हैं सदमे को दूर करने के लिए घायल को गर्म रखें, जलन को कम करने के लिए जले हुए स्थान पर तुरंत ठंडा पानी डालें, जले हुए स्थान पर कोई भी ठंडक पहुंचाने वाले पदार्थ लगाएं, जले हुए स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। यदि कपड़े में आग लग जाए तो घायल व्यक्ति के शरीर को किसी मोटे कपड़े से लपेटें या उसे भूमि पर करवटें लेने को कहें, उससे आग बुझ जाएगी। घायल को कभी दौड़ने नहीं देना चाहिए, आग बुझाने के लिए उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। इस पूरे पैराग्राफ में आपको 2 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखने हैं। पहला कि जलन को कम करने के लिए ठंडी वस्तु का यूज़ करना चाहिए, फिर चाहे वो ठंडा पानी हो या फिर ठंडक पहुंचाने वाला कोई पदार्थ हो। दूसरा जो नोट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे भूमि पर लपेट कर करवटें लेने को कहना चाहिए। घायल को कभी भी दौड़ने नहीं देना चाहिए, आग बुझाने के लिए उस पर पानी भी नहीं डालना चाहिए। तो ये जो है ये आपका जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसके आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है झुलसना, तरल पदार्थों से जलना, जैसे कि गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म घी, गर्म तेल या भाप आदि से झुलसना। अधिक पीड़ा व उत्पन्न सदमा, त्वचा झुलस जाती है व छाले पड़ जाते हैं, घाव बन जाता है। इसके उपचार क्या हैं? व्यक्ति को अधिक से अधिक आराम पहुंचाने के लिए जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालें। यदि छाले पड़ जाएं तो उसे फोड़ना नहीं चाहिए और ना ही कपड़े को हटाना चाहिए यदि वह जले स्थान पर चिपक गया हो तो। सदमे से बचाने के लिए घायल को गर्म रखें। नोट: घायल को गर्म गर्म चाय या कॉफ़ी में अधिक चीनी डाल कर दें। जलने व झुलसने पर घायल को शीघ्र गति से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये था झुलसने के बारे में। अब जानेंगे बिजली का धक्का। बिजली का तार छूने से कभी कभी बड़े जोर से धक्का लगता है, जिससे शरीर को बड़ी हानि पहुंचती है। कभी कभी तार से चिपक कर मूर्छा भी आ जाती है। मूर्छा का मतलब होता है बेहोशी आना। यह धक्का कभी कभी इतना तीव्र हो जाता है कि मृत्यु भी हो जाती है। इतना ही नहीं, कई बार तो बिजली के संपर्क में आए हुए व्यक्ति को बचाने वाले का स्वयं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। अतः बिजली के संपर्क में आए हुए मनुष्य को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लक्षण क्या होते हैं? सदमा या मूर्छा, सांस का रुकना, चेहरा नीला पड़ जाना। इसके हम उपचार क्या करेंगे? इसके उपचार हैं: बिजली के तार और खंभे से चिपके हुए मनुष्य को कभी भी हाथ से पकड़कर नहीं उतारना चाहिए। मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। यदि मुख्य स्विच दूर हो तो किसी सूखी लकड़ी से व्यक्ति को तार से अलग कर देना चाहिए। तार से अलग करने के उपरांत यदि सांस रुक गई हो तो कृत्रिम विधि द्वारा सांस दिलानी चाहिए। बिजली का धक्का लगने से हृदय पर गहरा सदमा पहुंचता है। उसके कुप्रभाव को रोकने के लिए व्यक्ति को गर्म दूध या चाय पिलानी चाहिए। अगर बिजली का झटका लगता है या फिर बिजली पकड़ लेती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में व्यक्ति को हाथ से नहीं छुड़ाना चाहिए। अगर आप व्यक्ति को हाथ से छुड़ाने जाओगे तो वो जो करंट का फ्लो है वो आप तक भी आ जाएगा। इसके लिए या तो आप मेन स्विच बंद कर दें, अगर मेन स्विच दूर है तो आप सूखी लकड़ी के द्वारा उस व्यक्ति को हटाएं। सूखी लकड़ी बोला है, पता लगा गीली लकड़ी का यूज़ कर रहे हो। हमेशा हटाने के लिए सूखी लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। फिर क्या होता है, अगर व्यक्ति को हटा दिया उसमें उसे जो एकदम सदमा लग जाता है, यानी कि उसके दिल पर गहरा असर पड़ता है। इससे बचने के लिए आप उसे गर्म दूध या चाय दे सकते हो, यानी कि कुछ भी गर्म पदार्थ दे सकते हो, जिससे कि उसके जो हृदय पर धक्का लगा है उससे रिलीफ हो। नेक्स्ट है मोच। कभी कभी जल्दी जल्दी चलने से या भागने से या फिसलकर गिर जाने से व्यक्ति के शरीर के किसी भी जोड़ पर अचानक झटका आ जाता है या वह मुड़ जाता है, तो उस समय जोड़ के आसपास के बंधन या तो टूट जाते हैं या खिंच जाते हैं। इसे मोच आ जाना कहते हैं। मोच अधिकतर हाथ व पैर में ही आती है। इसके लक्षण होते हैं: जोड़ वाले स्थान में दर्द होना, जोड़ को हिलाने से कष्ट होना, सूजन व नीलापन आना। इसको उपचार क्या करेंगे? इसके उपचार हैं:
मोच वाले अंग को अधिक से अधिक आरामदेह स्थिति में रखें। वहाँ पर करीब पट्टी बांध दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोच आने पर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो मोच आने पर करीब पट्टी का प्रयोग किया जाता है। यदि आराम न मिले तो पट्टी को ठंडे पानी में भिगोकर बांध दें और उसे गीला रखें। कुछ समय पश्चात गर्म सेक करें। कीड़ों के डंक। कभी कभी बिच्छू, मगरमच्छ, बर आदि मनुष्य के शरीर पर डंक मार देते हैं तो उस समय भयंकर स्थिति हो जाती है। इनके लक्षण होते हैं, वह स्थान सूज जाता है, गंभीर पीड़ा होती है, बहुत अधिक बेचैनी होती है। उपचार क्या करने चाहिए? सबसे पहले सुई की नोक को गर्म करके उससे डंक निकालें। सबसे पहला काम होता है डंक निकालना। यदि डंक अंदर हो तो अंगूठे व उंगली द्वारा उस स्थान के चारों ओर दबाव डालें जिससे डंक ऊपर आ जाए और विष बाहर निकल जाए। उस स्थान को डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर खाने वाले सोडे का घोल लगा दें। यदि आसपास का स्थान सूज गया हो तो सूखी गई सेक करके पट्टी बांध दें। कौन सी सेक? सूखी गर्म सेक। सूखी गर्म सेक का यूज़ करके पट्टी बांध देनी चाहिए। फिर है जानवरों का काटना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। कभी कुत्ता, बंदर व सांप काट लेते हैं तो उसका उपचार उसी समय कर देना चाहिए, नहीं तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। प्रत्येक के लक्षण व उपचार भिन्न भिन्न हैं। इनके विषय में अब हम संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि पागल कुत्ते का काटना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पागल कुत्ते के चिन्ह क्या हैं? कुत्ते की पिछली टांगें कमजोर हो जाती हैं और वह भाग नहीं सकता। पानी को देखकर डरता है। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलती है। कुत्ता काटने के पश्चात 10 दिन के अंदर मर जाता है। तो ये पागल कुत्ते की पहचान बताई गई है। उसकी पिछली टांगें कमज़ोर होती हैं और उसे भागा नहीं जाता। पानी देखकर डरता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। पागल कुत्ता पानी देखकर डरता है। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलते हैं। कुत्ता काटने के पश्चात जो है वो 10 दिन के अंदर मर जाता है। इसके उपचार दिए गए हैं। रोगी के सदमे को दूर करें। घाव को साबुन व पानी से साफ करें। कटे हुए स्थान को कार्बोलिक अम्ल से साफ करें। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को साफ करें या उसके 2-3 दाने घाव में डालें। लोहे को गर्म करके भी लगा सकते हैं। टिंचर आयोडीन को कटे हुए स्थान पर लगा दें। रोगी के उत्साह को बढ़ाने के लिए गर्म चाय या कॉफ़ी दें। उसी समय डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कुत्ते के काटने पर पाश्चर के टीके लगाते हैं। कौन से टीके लगाते हैं? पाश्चर के टीके लगाते हैं, क्योंकि इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसके टीके का नाम पाश्चर टीका रखा गया है। उसी समय उपचार न किए जाए तो मनुष्य के अंदर भी पागलों जैसे लक्षण होते हैं। एक पॉइंट और एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया रोग कैसे होता है? तो पागल कुत्ता जब काट लेता है उसके द्वारा व्यक्ति पानी से डरने लगता है। तो जब व्यक्ति पानी से डरता है तो इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है बंदर का काटना। कभी कभी बंदर भी काट लेता है। उसके काटे का उपचार भी कुत्ते के काटने के भांति करना चाहिए। प्राथमिक सहायता देनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे सांप का काटना। लक्षण है भय से सदमा, अधिक पीड़ा व बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई। इसके उपचार है डॉक्टर को बुलाना चाहिए। घाव के ऊपर व नीचे बंधन बांधना चाहिए, यानी कि जहाँ पर सांप ने काटा है उसके ऊपर और नीचे जो है टाइट से गांठ बांध देनी चाहिए, जिससे कि खून का दौरान वहीं पर रुक जाए। अगर खून हमारी बॉडी में पहुंच गया तो वो हमारे ब्लड में मिलकर हमारे ब्लड के द्वारा विष को लेकर जाकर हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से घाव को धो दें। किसी तेज वस्तु को कीटाणु रहित करके घाव पर क्रॉस का चिन्ह लगा दें। फिर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के दाने भर दें। रोगी को गर्म रखें व पूरा आराम दें, उसे सोने ना दें। यदि वह निगल सके तो गर्म कॉफ़ी या चाय पीने को दें। मूर्छा व बेहोशी। अचानक खुशी या दुख का समाचार सुनकर अधिक दर्द, अधिक गर्मी या सर्दी के कारण
भयानक दृश्य देखने से, अधिक भीड़ में बैठे रहने से मूर्छा आ जाती है। मस्तिष्क में रक्त ठीक मात्रा में न पहुँचने से भी बेहोशी आ जाती है। इसके लक्षण होते हैं: दांत चिपक जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, नाड़ी की गति मंद हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है व माथे पर पसीना आता है। तो ये मूर्छा के कुछ लक्षण थे। अब इनका उपचार जानेंगे। बेहोश व्यक्ति को पूर्ण आराम दें व सदमे को दूर करें। बेहोश व्यक्ति को खुले स्थान पर ले जाएं और सीधा लेटा दें। कमरे की खिड़कियां व दरवाजे को खोल दें जिससे कि शुद्ध वायु प्रवेश कर सकें और व्यक्ति को शुद्ध वायु मिल सके। आसपास की भीड़ को हटा दें। श्वास लेने में रुकावट हो तो कृत्रिम सांस दें। यदि सिर पर चोट नहीं लगी है तो सूंघने वाला नमक सूंघाएं। गर्म कपड़े व कम्बल द्वारा व्यक्ति को गर्म रखें। यदि चेहरे का रंग लाल है तो इसका अर्थ है कि सिर की ओर रक्तस्राव अधिक है, इसलिए गर्दन को ऊंचा कर दें जिससे कि रक्तस्राव पूरे बॉडी में सही से पहुंच सके। यदि चेहरे का रंग पीला हो गया है तो इसका अर्थ है कि टांगों की ओर रक्तस्राव अधिक है, इसलिए टांगों को थोड़ा ऊंचा कर दें जिससे कि रक्त का प्रवाह सिर की ओर हो जाए। यदि चोट लगने से कहीं से रक्त बह रहा हो तो उसे पहले रोकना चाहिए। जब तक होश न आए तब तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। होश आने पर गर्म कॉफ़ी, दूध व चाय आदि पीने को देनी चाहिए। फिर हम हैं नाक से रक्तस्राव। प्रायः गर्मियों में अधिक गर्मी होने के कारण नाक से रक्तस्राव बहता है। इसे नक्सीर फूटना भी कहते हैं। कभी कभी नाक पर चोट लगने के कारण मुंह के बल गिरने से भी नाक से रक्तस्राव बहता है। जब भी नक्सीर फूटे उसी समय उसका निम्नलिखित प्रकार से उपचार करना चाहिए, जैसे कि घायल को खुले स्थान पर या खिड़की के सामने ले जाकर कुर्सी पर बैठा दें जिससे कि शुद्ध वायु मिल सके। उसके सिर को पीछे व हाथ को ऊंचे कर दें। यदि रोगी बैठ नहीं सकता है तो उसे सीधा लेटाकर कंधों के नीचे 2 तकिए रख दें। गर्दन तथा छाती के आसपास के तंग वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए। नाक द्वारा सांस न लेकर मुंह द्वारा सांस लेने को कहना चाहिए। नाक तथा सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें या सिर पर पानी डालें ताकि रक्त का प्रवाह कम हो जाए, क्योंकि नक्सीर फूटी है यानी नाक बह रही है तो इसका मतलब है कि खून का प्रवाह जो है वो सिर की तरफ होता है। इसके लिए करना चाहिए कि उसके सिर के ऊपर जो है ठंडा पानी डालना चाहिए जिससे कि रक्त का प्रवाह सिर से हटकर पैरों की ओर चला जाए। अगर सिर की तरफ रक्त का प्रवाह कम होगा तो नाक से भी कम खून बहेगा। एक चिलमची में गुनगुने पानी लेकर घाव के घायल के पैरों को उसमें रखें तथा उसे तौलिए के साथ ढक दें। गर्म पानी द्वारा रक्त का प्रवाह पैरों की ओर होगा। ये बहुत अच्छा उपाय होता है करने का कि अगर व्यक्ति की नक्सीर फूटी है तो उसके पैरों को गर्म पानी में रख देना चाहिए जिससे कि रक्त का प्रवाह पैरों की तरफ हो। अब बात करेंगे हड्डी की टूट। जब हड्डी के एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं या उसमें दरारें आ जाती हैं तो उसे हड्डी की टूट कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हड्डी की टूट। यहाँ से एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी वगैरह सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से सुने। लक्षण होते हैं: हड्डी टूटने के स्थान पर या उसके निकट तीव्र दर्द होता है, वह स्थान सूज जाता है, वह अंग गतिहीन हो जाता है, उसका आकार अप्राकृतिक हो जाता है और वह अंग लटक जाता है क्योंकि हड्डी टूटी होती है। इसके उपचार हैं: घायल जो भाग है उसको तुरंत सहारा देना चाहिए। जो व्यक्ति घायल को तुरंत सहारा देगा यानी कि उसकी सहायता करेगा उसे क्या कहते हैं? उसे प्राथमिक सहायक कहते हैं। ये पढ़कर आया ना भी, उसे प्रथम सहायक कहते हैं और उस व्यक्ति को प्राथमिक सहायक यानी प्राथमिक चिकित्सा कहलाई जाती है। यदि रक्त बह रहा हो तो उसे रोकना चाहिए। जिस अंग की हड्डी टूटी है उसे स्थिर कर देना चाहिए। इसके लिए पट्टी तथा कमट्ठियों का प्रयोग करते हैं। यदि कमट्ठियाँ न मिले तो उसके स्थान पर गत्ता, फुट्टी, लकड़ी का टुकड़ा, छड़ी अथवा मोटे कपड़े की तह बनाकर प्रयोग करते हैं। इसमें से किसी का भी प्रयोग करने से पहले उन पर रुई लपेट देनी चाहिए जिससे कि उसकी कठोरता के कारण घायल अंग को कष्ट न हो सके। फिर उस अंग को झोली
द्वारा ठीक प्रकार से सहारा देना चाहिए, क्योंकि अगर अंग लटका रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, इसलिए उसे सहारा दिया जाता है। कमठिया, हड्डी के टूटने पर उसे स्थिर रखने के लिए कमठिया या खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी की बनी होती हैं। कमठियों का प्रयोग, कमठिया इतनी लंबी होनी चाहिए कि वह टूटी हड्डी का ऊपरी सिरा व निचला जोड़ स्थिर रख सके। यानी कि मैंने माना कि इस भाग की हड्डी टूटी है, तो ऐसा नहीं है हमें इतनी छोटी खपच्ची का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, कम से कम इतनी बड़ी खपच्ची का प्रयोग करना चाहिए जो कि उस अंग को पूर्ण रूप से सहारा प्रदान कर सके। इसका प्रयोग करने से पहले दोनों तरफ रुई की गद्दियाँ भली भांति लगा देना चाहिए। जिस स्थान पर कमठिया लगानी है वहाँ रखकर तिकोनी पट्टी की संकरी पट्टी बनाकर बांध दें। कौन सी पट्टी की? चौड़ी पट्टी की, संकरी की, तीनों तिकोनी की। तो तिकोनी पट्टी की संकरी पट्टी, संकरी पट्टी का मतलब होता है पतली पट्टी बनाकर बांध दें। फिर उस अंग को सहारा देने के लिए झोली बांध दें। देख रहे हो ना आप फोटो में, ये झोली का प्रयोग किया गया है अंग को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट है पट्टियाँ। पट्टियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो पट्टियों का एक कंप्लीट चैप्टर होता है, तो इस बुक में जो है कंप्लीट पट्टियाँ दी गई हैं जिन्हें आप अच्छे से समझना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।